हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का एनिमल हस्बेंड्री की दुनिया में, एनिमल पशुपालन की दुनिया में, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की दुनिया में। और यहां पर हम लोग ना धीरे 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 पशुपालन की एक जो पीक आती है उसके ऊपर जाते चले जा रहे हैं। मतलब एक चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। उससे पहले राजस्थान के, हिंदुस्तान के जो सबसे बेस्ट आंकड़े थे उनको भी हमने निपटा दिया। जनरल एनिमल हस्बेंड्री को हमने निपटा दिया। नाउ वी आर ऑन द, हाँ भाई ये क्या हुआ, तो ये इस समय हम लोग हैं बहुत ही आगे वाले भाग में, और ये है पशुओं का भार ज्ञात करना। चलो भाई ऑटोमेटिक इसमें इफेक्ट आ गए। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। वजन कैसे ज्ञात करते हैं, वेट कैसे लेते हैं, भार कैसे ज्ञात करते हैं। तो भैया कैसे भार ज्ञात करते हैं, क्या क्या उसके तरीके होते हैं, ये वाला हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। तो आज हमारा ना टॉपिक रहेगा भार कैसे ज्ञात करते हैं, क्यों करते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे, है ना भाई। तो पहले हम लोग यही बात क्यों ना कर लेते हैं कि क्यों करेंगे, ये कर लेते हैं। चलिए क्यों भार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले वाई दिस भारावरी डे टिटिन टिन डे टिटिन टिन टी वाई दिस भारावरी डे टिटिन टिन डे। ये भार क्यों ज्ञात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो बछड़ा होता है वो कितना एक दिन में ग्रो कर सकता है। तो एक बछड़ी एक दिन में ना आधा किलो करीब बढ़ जाता है, 400 से 500 ग्राम के करीब ग्रो कर लेता है बेटा। एक काउस जो होता है, काफ जो होता है, वो पर डे का कितना बढ़ता है, एक ही दिन का आधा किलो वजन बढ़ाता है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात, आधा किलो वजन। हाँ, जो बछड़ा कल 2 किलो का था वो आज 2.5 किलो का हो गया, 2.5 किलो वाला 3 किलो का हो गया। तो मतलब 400 से 500 ग्राम पर डे का इनका वजन बढ़ ही जाता है। तो 400 से 500 ग्राम, सॉरी भाई ग्राम लिखना, ग्राम प्रतिदिन पर डे का हो गए, एक दिन में ये बढ़ जाता है। 400 से 500 ग्राम इसका एवरेज ग्रोथ होती है। एवरेज ग्रोथ ऑफ एनी काफ इज 400 टू 500 ग्राम्स पर डे। अब करते हैं वाई दिस भारावरी डे। ये क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ले लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो ले लेते हैं, उद्देश्य क्या है। तो भैया वजन क्यों ज्ञात करते हैं। एक तो प्रजनन योग्य आयु का पता लगाने के लिए, ब्रीडिंग एज आ गई क्या। तो पहला आ गया प्रजनन आयु का पता लगाने के लिए, टू डिटरमाइन द एज ऑफ ब्रीडिंग, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, टू डिटरमाइन द एज ऑफ ब्रीडिंग, कि क्या वो, हाँ भाई क्या वो संतान करने के योग्य हो गए हैं, ये वाला ना, ये पता लगाने के लिए, राइट है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा कैसे पता लगाते हैं भाई, कैसे करते हैं भाई, मैंने आपको कल परसों बताया था कि लगभग 300 के आसपास वजन हो जाता है, या फिर वो 3 साल की हो जाती है, राइट है, तो प्रजनन योग्य हो जाती है। तो कम से कम भी अगर अपन माने ना तो 250 केजी, 250 से लेके 270 केजी। वैसे बेस्ट एज क्या होती है आपको पता है, सबसे बेस्ट एज फॉर ब्रीडिंग, प्रजनन कराने के लिए या ब्रीडिंग के लिए मैंने आपको एक बेस्ट एज और बेस्ट वेट बताया था। मैंने कहा था भैया 300 केजी की हो जाए तो ये मान लेना कि वो ब्रीडिंग कराने के योग्य है, और या फिर वो 3 साल की हो जाए, 3 इयर्स की हो जाए। लेकिन अगर अपन न्यूनतम भी माने ना, कम से कम भी माने, तो 250 से 270 केजी तो उसका वजन होना ही चाहिए, बॉडी वेट होना ही चाहिए, उसके बाद ही वो प्रजनन के योग्य हो पाती है। ठीक है। तो पहला हमने क्या पता किया, इसका पहला उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या आया, प्रजनन की आयु का पता लगाने के लिए, हो गया बेटा। उसके अलावा उससे ना वजन के हिसाब से उसका आहार तैयार करते हैं, फोडर मैनेजमेंट के लिए चाहिए। ठीक है बेटा। तो संतुलित आहार निर्धारण के लिए पहला प्रजनन हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका संतुलित आहार निर्धारण के लिए। भाई वजन के हिसाब से ना ड्राई मैटर देते हैं, वजन के हिसाब से दाने देते हैं, 100 किलो पे इतना देते हैं, 200 किलो पे इतना देते हैं, राइट है। तो ये सारा का सारा ना उसके लिए भी हम लोग, तो सेकंड क्या हो गया, फॉर बैलेंस डाइट यू हैव टू डिटरमाइन द बॉडी वेट ऑफ एनी एनिमल फॉर डिसाइडिंग इट्स डाइट, राइट है भाई। उसके बाद में तीसरा चलते हैं वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए, ग्रोथ रेट,
आप किसी पशु को ना चेक कर रहे हैं, उसकी ब्रीड को चेक कर रहे हैं, तो आप उसकी जो वृद्धि दर ज्ञात करेंगे, ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए भी आपको उसका वजन लेना पड़ेगा। एक तो बेटा सेम कमेंट को ना रिपीट नहीं करना है यहाँ प्लीज। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए हमारे नंबर है दूसरे, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। एकदम एक कमेंट रिपीट करना अलाउ नहीं है, अदरवाइज यू विल बी हाइडेड। आपको यहाँ से हाइड कर दिया जाएगा, दोबारा कमेंट नहीं आएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब करने का अधिकार किसी को नहीं है, उस खुदा को, उस भगवान को, उस ईश्वर को भी नहीं है। जो बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जिंदगी में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, वो आपके पर्सनल क्वेश्चन से डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्लास चल रही है, सर बिल्कुल भी जवाब नहीं देंगे, इतना तो इंसान में कॉमन सेंस होता है। पढ़ाई चल रही है तो जवाब नहीं आएगा, इसलिए बेटा थोड़ा सा आप इनको पढ़ने दो बेटा, इन बच्चों को पाप लगेगा नहीं आपको बहुत बुरा। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, बेटी ने टाइप कर दिए। तो ये तीसरा हो गया वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए। चौथा आपका हो जाता है भैया मांस का भार ज्ञात करने के लिए। मांस का भार ज्ञात करने के लिए भाई कितना मीट उससे निकलने वाला है, ये वाला पता करने के लिए भी उसका बॉडी वेट लेना जरूरी होता है, राइट है। उसके बाद उसका हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं ना सारे बच्चे, टू डिटरमाइन द वेट ऑफ मीट इनटू द एनिमल यू हैव टू डिटरमाइन द बॉडी वेट। देन नंबर 5, अगर आपको उसका हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ की जानकारी रखनी है, तो स्वास्थ्य की जानकारी के लिए भी भाई मारो पशु ठीक है कोनी, बीमार तो कोनी है, उसका बॉडी वेट फास्ट तो है ना, लॉस्ट नहीं हो रहा है, ये पता करने के लिए भी हम लोग ना उसका बॉडी वेट ज्ञात करते हैं, ठीक है भाई। तो फॉर द इंफॉर्मेशन या फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द हेल्थ यू हैव टू टेक द बॉडी वेट ऑफ एनी एनिमल, राइट है। इसके बाद में आपको अगर रिसर्च काम करना है, अनुसंधान कार्य करने हैं, तो फॉर रिसर्च पर्पज या अनुसंधान कार्यों के लिए, अनुसंधान कार्यों के लिए, अब मुझे पता आप में से कई सोच रहे होंगे क्या बात कर रहा, अनुसंधान कार्य के लिए कहां चाहिएगा सर, तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। अरे भैया चाहिएगा, चाहिएगा। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा चाहिएगा। आप पढ़ते नहीं कि गिर का इतना वजन होता है, जाफराबादी का इतना होता है, मुर्रा का इतना होता है, जमनाबारी का इतना वजन होता है, उसके नर का इतना होता है, उसकी मादा का इतना होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ इतना होता है, ये सारे के सारे पढ़ते हैं ना भाई। तो अनुसंधान कार्यों के लिए चाहिए, आप रिसर्च कर रहे हैं उस एनिमल के बारे में, तो आपको वजन लेना ही पड़ेगा, राइट है। उसके बाद में दवाई देने के लिए, दवाई भी वजन के हिसाब से देते हैं भाई। तो दवाई या मेडिसिन का जो निर्धारण करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो इसी के द्वारा करते हैं बेटा। जैसे छोटा बछड़ी है तो बछड़ी का वजन कम होता है, भैया एक गोली दे दियो। फिर उन्होंने कहा जी कितने उम्र का पशु है, डॉक्टर साहब के पास गए, बोला जी हमारा तो पशु 150 किलो को है जी, तो बोला भाई पर डे एक टाइम की 2 गोली दे दियो, है ना। तो ऐसे ही दवाइयां जो दी जाती है ना, वो भी वजन के आधार पे दी जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट दी जाती है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव फॉर विच वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द वेट ऑफ एनी एनिमल। हम किसी पशु का क्यों वजन ले, ये सारे के सारे उसके कारण है कि वो प्रजनन योग्य हुआ कि नहीं हुआ, वजन ज्ञात करना जरूरी है। उसका आहार कितना देना है, उसको कितना डाइट देना है, उसके लिए वजन लेना जरूरी है। उसकी वृद्धि दर हो रही है कि नहीं, वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका वजन लेना जरूरी है। कितना मांस है उसके अंदर, मीट कितना है, इसके लिए उसका वजन लेना जरूरी है। वो स्वस्थ है या नहीं है, इसके लिए उसका वजन लेना जरूरी है। वो अनुसंधान के अंदर जो रिसर्च में काम कर रहे हैं, उन सबको भी एनिमल का वजन लेना ही पड़ता है। और या फिर दवाई कितनी दूं मैं, ये पता करने के लिए भी उसका वजन है लेना पड़ता है मेरे भाई, लेना पड़ता है मेरे भाई, लेना पड़ता है मेरे भाई। और ये आ गया, ये उद्देश्य हो गए भाई, ये आ गई ज्ञात करने की विधियां। नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पॉइंट, मेथड्स ऑफ वेट कैलकुलेशन। हम किस किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं वजन। तो सबसे इजी और सबसे बढ़िया मेथड है मशीन या कांटे द्वारा, मशीन या कांटे द्वारा। भाई कांटा तो सब जानते होंगे, कांटा क्या हो गया, वेइंग मशीन ही होगी, है ना, वेट करने की मशीन आ गई, कांटा वही है, ठीक है। तो उससे ज्ञात करते हैं भाई, कांटे पे चढ़ा देते हैं। कितने बच्चों ने कांटा देखा है, राम वैज्ञानिक कांटा, श्याम धर्म कांटा, ऐसे ऐसे किसी ने कांटे कुंटे देखे हैं भाई, जरूर देखे होंगे। कितने बच्चों ने देखे, देखे किसी ने, कांटा नहीं देखा,
पूरा का पूरा ट्रक चढ़ा देते हैं उस कांटे के ऊपर ही और वजन ले लेते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही। तो बड़े पशुओं का तो ना, जो बड़े पशु होते हैं उनको तो ले लेते हैं, मतलब मशीन काटता एक ही बात हो गई। तो बड़े पशुओं का तो किससे ले लेते हैं, कांटे से ले लेते हैं, कांटे से नहीं लेते, कांटे से ले लेते हैं भाई। जैसे कोई सामान लेके आ गया, मतलब ट्रक भर के आ गया, है ना, तो उसने कहा भैया मैं लेके आ गया, आप ना खाली करवा लो सामान। तो पता आप क्या कहोगे, कांटे लगा, मतलब कांटे पे ले जा भाई, कांटा लगा उसको पहले, वजन करके ला, है ना। तो कांटा लगाना पड़ता है ना, वैसे ही कांटे से तोल लेते हैं। अब बड़े बड़े पशुओं को तो सीधा कांटे पे चढ़ा देते हैं, चढ़ जा भाई, ठीक है। लेकिन जो छोटे आते हैं ना बेचारे, भेड़ आ गई, बकरी आ गई, है ना, छोटे पशु, उनको तोलने के लिए पता है क्या करते हैं, उनको तोलने के लिए स्प्रिंग बैलेंस काम में लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस काम में लेते हैं, स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला काम में लेते हैं भाई। एक ना स्प्रिंग वाला बैलेंस आता है, तुला तो जानते होंगे, तुला इन मारवाड़ी तागड़ी, राइट है वो। तो उसके ऊपर ना स्प्रिंग वाला आता है, बेचारों के यहां पर पट्टा डाल देते हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है, इनको कांटे नहीं लगाते, इतना तो वजन होता है, कांटा बताएगा ही नहीं इनके अंदर। तो इनको करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर एक पट्टा डालते हैं, और पट्टा डाल के इनको ऐसे के ऐसे पकड़ के, एक स्प्रिंग वाली बैलेंस आती है तुला, उस पर टांग देते हैं बेचारों को, पे पे करते रहते हैं, उसके बाद उनका वजन ले लेते हैं, राइट है। तो छोटे पशुओं का किससे ले रहे, स्प्रिंग बैलेंस से। हाँ, लटकाते हैं इनको, छोटे छोटे पशुओं को बेचारों को लटका लटका के, है ना, उनका निकालते हैं वजन। तो इनको कैसे निकालते हैं, इनको लटका के निकालते हैं, पे पे करते रहते हैं, पाव पाव सार, मतलब, और ऐसे निकालते हैं। हो गया भाई। उसके बाद में हम लोग ना नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, और वो है हमारा भाई, मान लो किसी के पास कांटा नहीं है, कांटा नहीं है तो नहीं है, क्या कर ले, कांटा नहीं है तो फिर भैया सबसे बढ़िया और सबसे इजी मेथड है फॉर्मूला, सूत्र द्वारा। ए पुत्र याद कर ले 2-3 सूत्र, उससे हो जाएगा तेरा काम फ्री, राइट है। तो सूत्र द्वारा या बाई फॉर्मूली या बाई फॉर्मूला भी ज्ञात करते हैं, और ये सूत्र वाला ना आपके सिलेबस में है। अब किसी भी एनिमल का ना वजन निकालने के लिए ये चीजें आनी चाहिए आपको। एक तो उसकी लंबाई पता होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, लंबाई पता होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए, उसका उदर का घेरा पता होना चाहिए, है ना, या उसका ये सारे के सारे ना भाई लेंथ पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए। हाइट का अगर ज्यादा रोल नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है ना उदर वाला घेरा, उदर का घेरा जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल गर्थ। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या बोलेंगे इसको, एब्डोमिनल गर्थ। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैं लिख देता हूं, एब्डोमिनल गर्थ, GIRTH। ये लेना पड़ेगा, लेंथ लेनी पड़ेगी उस पशु की, कितना लंबा है, वजन आएगा डायरेक्ट ही। क्या बात कर रहे हो, लंबाइयों से चौड़ाइयों से वजन आएगा, हाँ 101%। अभी देखना वजन आएगा सबका, मतलब लंबाई नाप के वजन निकाल देते हैं। हाँ जी हाँ, लंबाई नाप के ना लोग वजन निकाल देते हैं, उसका सीने का घेरा नाप के लोग वजन निकाल देते हैं, राइट है। तो ये पता होना चाहिए, एक तो लंबाई पता होनी चाहिए, एक उदर या पेट का घेरा एब्डोमिनल गर्थ पता होना चाहिए, एक चेस्ट गर्थ भी पता होना चाहिए भाई, हार्ट गर्थ, इसको बोलते हैं सीने का घेरा कह दो, या इसको ना टेक्निकली लोग हार्ट गिर्थ भी बोल देते हैं, हार्ट HERT, हार्ट गिर्थ, या फिर इसको बोल देते हैं चेस्ट गर्थ। क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, अरे भाई ऐसे कर रहे हैं, फॉर्मूला से ऐसे निकालते हैं, नहीं फिर भी मतलब निकालेंगे, अरे भाई अभी देखना निकालेंगे लोग, मतलब नाप के निकाल देते हैं। हाँ जी, आपको एनिमल को केवल उसका लेंथ लेना है, उसका ना एब्डोमिनल गर्थ लेना है, उसका चेस्ट गर्थ या हार्ट गर्थ लेना है और निकल जाएगा, सिंपल है इनसे। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं पशु को नाप मतलब मापेंगे कैसे, लंबाई कैसे मापोगे। मुझे पता है कई बच्चे कहेंगे सर एक तो फीता पकड़ के ना उसके सींग पे लगा लेंगे, और फिर पूंछ को सीधी करके और आगे पूंछ पे लगा लेंगे। ना 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 ना, पूंछ नहीं आएगी इसमें, इसमें पूंछ नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो, हाँ लंबाई में पूंछ थोड़ी सीधी करोगे भाई, उसके सींग पे उसका फीते का जो पूरा है ना वो कुंदी, उसको सींग में फंसा दिया और पकड़ के पूंछ सीधी करके नाप लिया, ऐसे नहीं करते। इनके सबके पॉइंट होते हैं,
लंबाई जो मापी जाती है वो एक कंधे के पास में ना यहां से आता है, यहां दिस वन, यहां पर एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सोल्जर। भाई पूंछ सीधी नहीं करनी, पॉइंट ऑफ सोल्जर से फित्ता पकड़ने का है ना, टेप लेने का और सीधा पिन बोन तक जाने का। सीधा कहां तक जाने का भाई? पिन बोन तक। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ सोल्जर टू पिन बोन, पॉइंट ऑफ सोल्जर टू पिन बोन। अब मैं दिखाता हूं आपको पिन बोन क्या होता है, पॉइंट ऑफ सोल्जर क्या होता है। उससे पहले आप याद तो करें भाई, एक तो पॉइंट ऑफ सोल्जर मतलब कंधे का अग्रिम बिंदु, यहां से आएगा, गर्दन के पास से होगा, यहां से लेके और फिर लास्ट वाला जो पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं पिन बोन, पिन वाली हड्डी, वहां तक मापते हैं। तो ये तो लंबाई की बात हो गई। मैं दिखा रहा हूं 2 मिनट में आपको, बिल्कुल धैर्य रखे, थोड़ी देर में एक एनिमल आपके सामने लेके आ रहा हूं जो सब कुछ बताएगा आपको कैसे नापते हैं। उसके बाद सीने का घेरा कहां से मापोगे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, सीने का कहां से मापेंगे, उधर का कहां से मापेंगे। तो पेश है आपके सामने एक लेबल्ड एनिमल, भाई है कि ना है, यह दिखाओ भाई। ये देखो, पहले तो इनको समझ लो कहां कहां डाला भी है कि नहीं डाला। आ गया। पहले तो आप ये पॉइंट नोट कर लो कि कहां से कहां मापते हैं बेटा। ऑलवेज लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ सोल्जर टू पिन बोन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लंबाई मापी जाती है सींग से पूंछ तक, ऑप्शन नंबर 1, मुंह से लेके उसकी पूंछ तक, ऑप्शन नंबर 2, है ना, या फिर उसके दांत से लेके पीछे वाले पैर तक, ऑप्शन नंबर 3, या फिर पॉइंट ऑफ सोल्जर से लेके पिन बोन तक, ऑप्शन नंबर 4। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई। उसके बाद में ये आ गया सीने का घेरा, चेस्ट, सारा नहीं दिखाना, ये आ गया चेस्ट गर्थ या हार्ट गर्थ। ये सीने के चारों यहां से करीब लगा देते हैं, है ना, करीब आगे से लगा देते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कहां से मापते हैं, एग्जैक्टली वहीं से मापना आपको। तो ये भी आप नोट कर ले, ये कहां से मापते हैं, पॉइंट ऑफ एल्बो से मापते हैं, उसके वहां से परिधि लेते हैं। तो पिन पॉइंट ऑफ सोल्जर से पिन बोन हो गया, और पॉइंट ऑफ एल्बो इसकी परिधि मापते हैं। और ये तीसरा पॉइंट है जिसको बोल रहे हैं आप एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल गर्थ, है ना भाई। ये आपका जांग का जो जोड़ आता है उसके थोड़ा सा आगे पेट से लेते हैं। तो आप यहां से नोट कर ले, मैं उसके बाद में सारा आपको दिखाई रहा हूं डायग्राम। तो पेश है पशुओं के पशु, एनिमल्स के एनिमल, राजाओं के राजा, चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती, सम्राटों के सम्राट, महाराज पशु सिंह जी पधार रहे हैं। पापा ये वाला देखो, बॉडी लेंथ कहां से कहां मापते हैं। अगर आपके पास डायग्राम आपको बनाना आता है तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, दिस वन इज योर पॉइंट ऑफ सोल्जर, दिस वन इज योर पॉइंट ऑफ सोल्जर, यहां से रहता है पॉइंट ऑफ सोल्जर। गर्दने नहीं नापी जाती है, ध्यान रखना, गर्दने नहीं मापी जाती है, पॉइंट ऑफ सोल्जर से खेल शुरू होता है। और जाता कहां तक है, तो भैया लेंथ देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ, बॉडी लेंथ, दिस वन, दिस इज योर पिन बोन। तो व्हाट इज द लेंथ इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ सोल्जर, पॉइंट ऑफ सोल्जर से पिन बोन, दिस इज पिन बोन। हो गया सिंपल, मैंने तो याद हो गया। इज इट क्लियर? उसके बाद सीने का घेरा, पॉइंट ऑफ एल्बो की परिधि। तो ये भैया मुझे लग रहा है ये ठीक दिखेगा कलर ना, ये वाला, ये यहां, दिस इज पॉइंट ऑफ एल्बो, पॉइंट ऑफ एल्बो। बाकी तो देखो टॉप लाइन ये यहां से चालू होती है, ये टॉप लाइन कहलाती है, हमारे काम की नहीं है। ये बॉडी लेंथ होगी, हमारे काम की है, राइट है। हो गया क्लियर? उसके बाद में आ रहा उदर का घेरा। तो उदर का घेरा लगभग ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, दिस वन, ये वाला जांग के बिल्कुल पास की जो है ना, बिल्कुल आईएन के पास ही, यहां से मापते हैं। आईएन को छोड़ के, जस्ट आईएन जो होता है जिसको ना अडर कहते हैं अंग्रेजी में, इसको जस्ट छोड़ के, थोड़ा सा छोड़ के ही माप लेते हैं, थोड़ा सा आगे से माप लेते हैं। तो ये हो गया एब्डोमिनल गर्थ,
ये हो गया एब्डोमिनल गर्थ। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई, एकदम क्लियर है बेटा। जर्सी काऊ है क्या, क्या फर्क पड़ेगा, ये कोई गाय है क्या, उसका केवल डायग्राम है, इट इज ओनली द सिंबॉलिक डायग्राम, उसका चित्र है बस, सिंबल बना हुआ है। कितने बच्चों को यहां तक मस्त क्लियर भाई हो गया, क्लियर क्लियर है तो आप पीए से लिखे। अब ये सूत्रों से ज्ञात कैसे करेंगे भाई, ज्ञात कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डिटरमाइन बाय दिस फॉर्मूला द वेट ऑफ द एनिमल। यस वी आर गोइंग टू डिटरमाइन, नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन। तो पहला सूत्र आ रहा है शेफर का फॉर्मूला, शेफर बाबू का फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन है, शेफर, ये आ गया भाई, शेफर का फॉर्मूला है। शेफर बाबू कहते हैं भैया लंबाई ले लो, भैया आप तो बॉडी किसी है ना, हाँ ये पोंड में ज्ञात करते, इससे पशु का भार किस में ज्ञात करते हैं, पोंड, वेट ऑफ द एनिमल इन द पोंड। ये किलोग्राम में नहीं देगा, आंसर विल बी इन पोंड, कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे हम, कन्वर्ट कर लेंगे भाई। तो शेफर भाई आदमी है, शेफर, कोई कह रहे जी ये कौन है, आदमी है शेफर, शेफर आदमी बेटा, ऐसे नाम आदमियों के होते हैं, गायों के, भैंसों के, कुत्तों के, बिल्लियों के, इनके शेफर नाम नहीं होते हैं। तो शेफर का फॉर्मूला है, बहुत महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा पोंड में निकालना है, तो इन्होंने कहा जी आप तो ऐसा करो, ऊपर तो लंबाई ले लो, लंबाई किस में ले लो, इंच के अंदर, तो लंबाई ले ली इन्होंने इंच में, फिर ले लो सीने का घेरा इंटू सीने का घेरा, ये भी ले लो इंच में, और इंच में लेके ना इसको कर दो स्क्वायर, तो ये लेना स्क्वायर के अंदर, और नीचे ना 300 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो, केवल लंबाई माप के, केवल सीने का घेरा माप के किसी पशु का वजन निकालते हैं, जी हां ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। तो ये शेफर बाबू का फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन है। अब किसी को भाई एक पाउंड में, किसी बच्चे ने पूछा नहीं क्या बात आज कि भाई एक पाउंड में कितना वजन होता है, तो एक पाउंड का वजन भी इधर लिखा हुआ 0.454 kg। ऐसे पर बाबू तेरा फॉर्मूला बता दे भाई, निकाल लो ना, पशु का भार पाउंड में, लंबाई इंच में आ गई, सीने का घेरा भी इंच में आ गया, उसको कर देना स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस नहीं है, ना 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 ना, गलत सोच रहे, एक्सक्यूज मी, ये माइनस नहीं है, ये ना इंच में यूनिट है ना, इंच में आ जाएगी, यूं कर दो, इसको हटा दो, है ना, स्क्वायर कर दो इसको, किस में आएगी, इंच में। या ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारे, आ गया, इज इट क्लियर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर आए अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब भी एक फॉर्मूला लेके आए, उन्होंने थोड़ा इसको चेंज किया, शेफर भाई के फॉर्मूले को थोड़ा उन्होंने चेंज किया कि हम ऐसा करते हैं, आप ना आपकी रखेंगे ना हमारी रखेंगे, हम फॉर्मूले को थोड़ा ऐसा बना देते हैं। तो इन्होंने ना फॉर्मूला ऐसा बना दिया, बोला आपकी रखेंगे ना हमारी रखेंगे, हम फॉर्मूले को थोड़ा ऐसा बना देते हैं। तो अग्रवाल साहब का फॉर्मूला ये है, पशु का भार पाउंड में, भैया पीए से क्या होता है, इसके बजाय तो ये पूछते कि सर ये पॉइंट ऑफ सोल्जर क्या होता है, तो शायद ज्यादा समझ में आ जाता आपके, है ना। पीए से भी इतना दिमाग लगा रहे हो, फिर बार बार पूछे जा रहे हो, वो तो बता देंगे ना, बच्चे भी बता देंगे कोई ना कोई, ठीक है। शेफर का मतलब कोई साइंटिस्ट है, हाँ जी हाँ जी। अब पशु का भार ना अग्रवाल साहब के फॉर्मूले से याद कर रहे हैं हम, अग्रवाल साहब का फॉर्मूला है, अग्रवाल साहब ने दिया है। इनका फॉर्मूला ये कहता है कि पशु का भार बराबर, ऊपर वो का वही, थोड़ा सा खेल वैसा का वैसा रख लो, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो बस। जैसे पहले लंबाई ले लो, वही इंच में ले लो, राइट है, वही मल्टीप्लाई कर दो सीने के घेरे से, बस स्क्वायर ना लगाए, कुछ भी करियो भाई, स्क्वायर ना लगायो,
इस बार स्क्वायर नहीं लगेगा, पहले वाले में स्क्वायर लगेगा। फिर इन्होंने नीचे कहा कुछ भी लिख दो आप, ए लिख दो, ये लिख दो, बी लिख दो, ए। अब ये ए क्या आएगा, तो उन्होंने कहा, समझाया कि भैया ए के मान अलग अलग आएंगे, वैल्यूज ऑफ ए इज डिफरेंट। अगर सीने का घेरा 65 इंच से कम है, सीने का घेरा 65 इंच से कम है, तो ए का मान आएगा 9। लेकिन शर्त क्या है, सीने का घेरा 65 इंच से कम, हार्ट ग्रिथ इज लेस देन 65 इंचेस, देन ए इज इक्वल टू 9। यहां पर लिखा जाएगा 9, राइट। देन उन्होंने कहा ए में बी 8.5, ए का मान 8.5 भी हो सकता है। तो बोला भाई बताओ कब हो सकता है, वो तब होगा जब सीने का घेरा 65 से 80 इंच के बीच में आएगा। तो वही सीने का घेरा, लेकिन इस बार कितना आएगा, वो 65 से 80 इंच के बीच में, मतलब 65 इंच आ गया, 66 आ गया, 68 आ गया, 69 आ गया, है ना, ऐसे करके 80 तक, 80 तक अगर आ गया तो यहां पर लिखा जाएगा इसकी जगह 8.5। और अगर ये वाला आ गया 65 से कम रह गया तो यहां पर नीचे लिखा जाएगा 9, ए का वैल्यू हो जाएगा 9। अगर ये 80 से ज्यादा आ गया तो यहां वैल्यू जो लिखी जाएगी वो आ जाएगी 8। कब, जब सीने का घेरा मोर देन 80 इंचेज आ जाएगा। तो अग्रवाल साहब भी बाइज्जत बरी है, अग्रवाल साहब भी बाइज्जत बरी है। उन्होंने कहा पशु का बाहर निकालो पौंड में, पशु का बाहर निकालो पौंड में, लंबाई लिखो, सीने का घेरा लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर डालो, नीचे उसका या तो लिखो 8 कब लिखो, जब 80 इंच से ज्यादा घेरा हो तो नीचे 8 का भाग लगाने का, अगर 65 से 80 इंच के बीच में तो 8.5 का भाग लगाने का, दोनों को गुणा करके, और अगर ये मल्टीप्लाई करके, और 65 से अगर कम रह गया तो 9 से डिवाइड करने का। अब मुझे पता आप में से कहेंगे नहीं तो फिर ये आए कैसे, अरे भाई फॉर्मूला है, उनकी कैलकुलेशन है, उनका रिसर्च है। नहीं फिर भी आयो किया तो, अरे भाई फॉर्मूला है, राइट है, ठीक है। तो 65 इंच या इससे, हाँ 65 से कम है या 65 तक तो कोई नहीं, 9 आ जाएगा। और अगर 65 से 66 हो गया ना 65, तो फिर 8.5 आ जाएगा 80 तक। और अगर 80 से ऊपर हो गया तो फिर आ जाएगा आपका 8। नहीं फिर भी आयो किया तो, अरे भाई फॉर्मूला है अग्रवाल साहब का, नहीं पर फिर भी आयो, अरे फॉर्मूला है ना, बता तो दिया। कितने बच्चों को लगता है फॉर्मूला याद? अब मैं आपको दिखा देता हूं इसको। लो जी, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट चाहिए या पूरा का पूरा लिखा हुआ चाहिए, एकदम साफ चाहिए, तो उसके लिए यहां पर है, ये है लंबाई इंच में, सीने का घेरा इंच में, बटा ए आएगा, ए की वैल्यूज अलग अलग आएंगी। अगर 65 से कम है तो 9 आएगा, 65 या इससे ज्यादा है, नहीं 65 तो इसी में आएगा ना, 65 से कम 64 तक ही आएगा ये तो, 65 to 80 वाला इसमें आ जाएगा, और 80 से ज्यादा वाला इसमें आ जाएगा। आ गया, स्क्रीनशॉट मार लिया। चलो भाई, अब एक और वैज्ञानिक आपके बीच में है, मलिक भाई। मलिक भाई का सूत्र आ रहा है, मलिक जी का सूत्र आपके बीच में है, और ये मलिक जी आपके बीच में ये फॉर्मूला लेके आ गए जी। मलिक भाई ने कहा भाई हम भी आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं। तो मलिक भाई जो है ना, उनका फॉर्मूला एक तो भैंसों के काम में आता है। फॉर्मूले से क्या निकालते हैं? भैंसों का वजन। मलिक भाई का फॉर्मूला निकालता है भैंसों का भार, मतलब भैंस का, किसका निकालता है? भैंस का वजन निकालता है। पहली बात, फॉर्मूला ऑफ मलिक इज ओनली यूज्ड फॉर वेइंग द बफेलो, फॉर वे द बफेलो, एक बात, ठीक है। दूसरा, इन्होंने अब कहा भाई निकालेंगे कैसे, तो इन्होंने कहा ऐसा करो, भैंस का शरीर भार है, बैठ रहा है, भैंस का शरीर भार है। मलिक बाबू, कौन से बाबू? मलिक बाबू। इन्होंने कहा भैंस का शरीर भार निकलेगा वही पौंड के अंदर ही निकलेगा। किसमें? पौंड में ही, पौंड में निकलेगा। तो इन्होंने कहा भाई आप ऐसा करो, 25.156
25.156, इसको गुणा कर दो सीने के घेरे से, मल्टीप्लाई कर दो सीने के घेरे से या सीने का घेरा, और ये मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो 960.232, 960.232 ये कर दो माइनस। क्या बात कर रहे हो, ये मलिक भाई भी क्या सिखा गए बच्चों को, ये फॉर्मूला दे गए। भैंसों का शरीर भार ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको उसका सीने का घेरा ही काम में आएगा, बस और लंबाई लंबी ना चाहिए, उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, सीने के घेरों को इससे गुणा कर लिया भाई, मल्टीप्लाई कर लिया, और उसमें से ये वैल्यू घटानी है। मल्लिक बाबू का फॉर्मूला भैंसों का भार ज्ञात करने के लिए काम में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला कुछ याद हो रहा है? बोला भैंस का शरीर भार बराबर 25.156 इंटू सीने का घेरा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए उसमें से निकल जाएंगे 960.232। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मल्लिक बाबू। ठीक है भाई, अब हम आपको सीधा ले चलते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, HAU शॉर्ट में कहते हैं HAU हरियाणा। आजकल इसका नाम पूरा जो है ना चेंज हो गया, अभी इनका नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। किसी बच्चे को अगर पूरा लिखना हो तो ये यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में से आती बेटा, और इसका नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा। ठीक है बेटा, बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। चलिए इनका फॉर्मूला ले लेते हैं। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा भैया एक तो हम तो हरियाणा के लिए दे रहे हैं, तो इनका फॉर्मूला केवल हरियाणा नस्ल का फॉर्मूला, हरियाणा नस्ल के पशुओं के लिए काम आता है। एक क्वेश्चन तो इनका ये है, ओनली फॉर हरियाणा ब्रीड ऑफ द काउ, उसी का ज्ञात करते हैं जी। एक बात, दूसरा निकालते कैसे हैं, तो ये ऐसे निकालते हैं। अब की बार आपका ना सीधा किलो में आ गया है, तो पशु का भार किलोग्राम केजी के अंदर, ओनली हरियाणा, बाकी दूसरे एनिमल्स नहीं, हरियाणा ब्रीड ओनली, राइट है। तो इन्होंने कहा 3.3 को पहले आप ना सीने के घेरे से मल्टीप्लाई कर दो। बोला भाई कर देते हैं, 3.3 को सीने के घेरा से मल्टीप्लाई कर दो। बोला भाई कर देते हैं, राइट है। फिर इसमें उदर का घेरा जोड़ दो, तो भाई जोड़ देते हैं, एब्डोमिनल गर्द जोड़ दो, तो उदर का घेरा हमने जोड़ दिया। ऐड कर दिया भाई। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, अब ये जो सारा मामला है ना, इनमें लंबाई को 0.7 से गुणा करके फिर जोड़ो। तो भाई कोई बात नहीं, हम तो 0.7 से लंबाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा ये ना सब सेंटीमीटर में लेने हैं, यहां पर सब सेंटीमीटर में आएंगी, ये सेंटीमीटर में लेना है, ये लंबाई सेंटीमीटर में लेनी है, ये सारा सेंटीमीटर में आएगा, अब की बार इंच में नहीं है। फिर ये जब ये सारा हो जाए ना, गदोड़ मदोड़, डू यू नो गदोड़ मदोड़ इन मारवाड़ी, मतलब ये सारे गुणा भाग हो जाए, तो इस पूरे के अंदर से ना 490 घटा दो, तो लास्ट में -490 कर दो। बेटा कुछ
भाई आप लोग सीधा कह रहे हैं ना 3.3 से सीने के घेरे को मल्टीप्लाई कर लो, उसको रख लो, उस वैल्यू को रख लो, फिर उसमें सीधा ही उधर का घेरा नाप के लिया जोड़ दो, फिर 0.7 को लंबाई से गुणा कर लो, उसको भी जोड़ दो, ये सारे जोड़ जोड़ के रख लो, और ये जब सारा माल बढ़ जाए ना इसमें से 490 घटा दो। वो बताया था मैंने, एक बार चुटकुला सुनाया था, और एक हलवाई का चुटकुला सुनाया था आपको कि एक आदमी ना हलवाई जी के पास जाता है और जाके सीधा बोलता है, भाई साहब आपके पास कलाकंद है? बोला हाँ है। बोला मंगाओ। बोला आपके पास गुलाब जामुन है? बोला हाँ है। तो बोला मंगाओ। बोला आपके पास मिश्री मावा है? बोला हाँ है। तो मंगाओ। सारे आइटम उसने मंगवा लिए और मंगवा के बोला जी सारों को मिक्स कर दो आप। तो सारों को ना बहुत बढ़िया मिक्स करवा लिया, और मिक्स करवा के फाइनली उसने ऑर्डर दिया कि इसमें से पाव भर मेरे को दे दो, 250 ग्राम दे दो, 250 ग्राम दे दो मेरे को, इतना ही चाहिए बस। मुझे लग रहा है कल दोपहर बाद में, हाँ पाव पर दे दो इनमें से, कल दोपहर बाद में समझ में आएगा कई बच्चों के। अगर कोई बच्चा ना कल दोपहर बाद में अकेला हंसता मिले तो ये मान लियो कि वो गुरुजी वाला चुटकुला उस बच्चे के समझ में आ गया। कल दोपहर बाद में आएगा बेटा, कल संडे है ना, फ्री टाइम है, कल आएगा। मुझे पता है कई सोच रहे तो फिर वो मंगा लियो, फिर उससे क्या हो गया? तो हाँ हाँ भाई क्या हो गया, मतलब उससे हुआ क्या? तो भाई उसने पाव पर ले भी तो लिया, उसमें क्या हो गया? गलत क्या है? हैं? ठीक है, कल दोपहर बाद में स्माइल मारते बैठेंगे, मतलब ऐसे स्माइल मारते मिलेंगे कई बच्चे आपको आसपास के। चलिए बेटा, क्वेश्चन यहां पर आपका ये फॉर्मूला यहां पर हो चुका है। पशु का भार यहाँ केजी में निकल रहा है, 3.3 को हमने सीने के घेरे से गुणा किया था, मल्टीप्लाई किया था, फिर उधर का घेरा डायरेक्ट बिना कोई मल्टीप्लाई के उसमें जोड़ा था, फिर 0.7 को लंबाई से गुणा करके फिर जोड़ा था, और ये सारा जब जुड़ गया था तो उसमें से 490 घट गए थे। ये फॉर्मूला मेरा दिया हुआ ना है भाई, HAU का है, HAU का है। तो फॉर्मूले वाला एक टॉपिक आपका ना सिलेबस में से कट मार लियो। सिलेबस में कट मारते हो कि नहीं बेटा? एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस साथ में रखियो, उसके ऊपर ना ऐसे 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 डेली के, ये लो आज ये कट हो गया जी, ऐसे कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, खुला चैलेंज है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा बेटा, यूं कट मार लियो। तो ये आपका एक टॉपिक फिर से आज खत्म हो जाता है, वजन ज्ञात करने वाला। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते हैं, दैट इज योर एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग आ गई है, पशुओं में प्रजनन। और सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम टर्म्स को पढ़ेंगे ताकि हमारे ना समझ में आ जाए। भाई लाइक मार दियो, आज मेरी एक बिटिया है ना वो लाइक के बिल्कुल पीछे पड़ गई, बोला सारे लाइक करो लाइक करो। बेटी धन्यवाद, भाई लाइक कर देना बेटा, है ना, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, थैंक यू बेटी। शब्दावली टर्मिनोलॉजी, तो पहला टर्म्स यहां पहला टर्म आ गया है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पहला टर्म बेटा, ऐसे कैसे आप हेडिंग डालेंगे, एनिमल ब्रीडिंग नया चैप्टर है, हो सके तो नए टॉपिक पे ले लीजिए, ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद में टर्मिनोलॉजी वर्ड आ गया, शब्दावली, और इसमें पहले आ गई यौवनावस्था या प्यूबर्टी। एक तो बेटा जो बच्चे नए हैं उनको मैं थोड़ा रूल्स रेगुलेशन बता दूं, यहां कमेंट रिपीट नहीं होती है, कमेंट रिपीट नहीं होती है, अदरवाइज उसको हाइड कर दिया जाता है, उसकी कमेंट दोबारा नहीं आती है। कई नए बच्चे होंगे, एक ना एक तरीका होता है यहाँ, एक किसी दूसरे का बच्चे का नाम नहीं लिखा जाता है, एक गरिमा है राजधानी की, इसलिए बेटा प्लीज उसका ध्यान रखना, कोई भी कमेंट बार बार रिपीट मत करो। हर कमेंट मुझे दिखती है, कोई भी कमेंट मेरे से बच के नहीं जा सकती, हर कमेंट दिखती है, इसलिए प्लीज आपने जैसे ही लिखा मेरे को दिख गया हो, बस हो गया काम आपका, इतना ही है, ठीक है बेटा, थैंक यू, समझ में आ गया होगा। पहले प्यूबर्टी देखते हैं। तो भैया सीधी सीधी बात यह है कि पशु यहां हो जाता है प्रजनन योग्य, अगर कोई सिंपली बोले तो प्रजनन योग्य हो जाता है पशु। तो ये वो वाली अवस्था है जहां पशु क्या हो जाता है, ब्रीडिंग करने के योग्य हो जाता है, एबल हो जाता है। तो पशु का प्रजनन योग्य होना, सिंपल, एबल टू ब्रीड, राइट है, ये कर देते हैं।
अभी दूसरे शब्दों में कहें तो मादा जननों में ना अंडाशय विकसित हो जाता है, अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। अगर अपन केवल फीमेल की बात करें तो अंडाशय पूरा विकसित हो चुका है, ओवरी, अंडाशय का विकसित होना, तो मैच्योरेशन ऑफ ओवेरी, यूं भी कह सकते हैं फीमेल के लिए, राइट है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि ओवा ऊजेनेसिस शुरू हो गया बेटा, अंडाणु बनना शुरू हो गया, तो ये मान लो कि वो एनिमल ब्रीडिंग के योग्य हो गया, ओवा बनना या ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट। बस वही है यौवनावस्था। तो ऐसे नहीं यौवन आ जाता है, ऐसे ना बोलना बेटा, ऐसे बोलना कि अगर वो ब्रीडिंग के एबल हो गया, ब्रीडिंग के योग्य हो गया, ही इज केपेबल फॉर ब्रीडिंग, देन प्यूबर्टी। या फिर उसका ना फीमेल है तो उसका ओवरी पूरा डेवलप हो गया, या उसने ना अंडाणु बनाना शुरू कर दिया। अंडाणु बनना क्या कहलाता है? ऊजेनेसिस। तो अगर उसमें ऊजेनेसिस शुरू हो गया ना भाई, ऊजेनेसिस, अंडाणु का बनना ऊजेनेसिस कहलाता है बेटा। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, बनना, ऊ बोले तो ओवा, तो अगर उसमें ऊजेनेसिस शुरू हो गया दैट मीन्स वो फीमेल ब्रीडिंग के योग्य हो गई। ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपन सेकंड वाले पॉइंट पे, आपने नोट कर लिया होगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी हो गया होगा। अब आ गया स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल या मध्य चक्र। तो मध्य चक्र जो होता है ना बेटा, वो मध्यकाल के, दो मध्यकालों के बीच का टाइम होता है। ये होता है दो मध्यकालों के बीच का समय। बेटा ये डम्ड पेल क्या होता है, ये सब आएंगे, डम्ड पेल से बहुत ऊपर की चीजें आएगी, इसलिए प्लीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालें ताकि बच्चों को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। डम्ड पेल ही क्या, छोटा सा क्वेश्चन, एक बाल्टी आती है जिसका मुंह साइड में होता है, उसको डम्ड पेल कहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन यहां नहीं डालने, यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालो बेटा प्लीज, ताकि मजा आए, बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट बढ़े, आपको भी ज्यादा ज्ञान मिले, ज्यादा सीखने को मिले। ऐसे क्वेश्चन डालो ना बेटा जिससे लोग आपके लिए तालियां बजाए। ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, डम्ड पेल क्या होता है, इधर ना, इधर क्लास चल रही है मावा बनाने की, है ना, इधर मावा बनाने की, फिर किसी बच्चे का क्वेश्चन आ जाता है कि सर गोबर में नाइट्रोजन कितना होता है। भाई यार मावा पढ़ा रहे हैं गुरुजी, थोड़ा मावे पे ध्यान दे, गोबर पे क्यों तेरा दिमाग जा रहा है, ऐसे मत करो भाई। वहां पे सर पढ़ा रहे हैं मावा कि ऐसे ऐसे मावा बनाते हैं, पहले दूध ले लेते हैं मावा, अचानक बच्चे ने डाल दिया सर गोबर में नाइट्रोजन फास, भाई सबका दिमाग खराब कर दिया। सारे बच्चे मावे को लेके बड़े एक्साइटेड थे, सारे बच्चों को लग रहा था थोड़ी देर में मावा बनने वाला है ना, अब आने वाला ही है। इतने में किसी ने कहा जी गोबर में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कितना होता है। अबे सारे के सारे बच्चे ना, उनका बेचारों का दिमाग खराब हो गया, बोला यार भाई बक्स कितना मजा आ रहा है। तो ये हो गया दो मध्यकालों के बीच का समय। दो मध्यकालों के बीच का टाइम यूं कह सकते हैं आप, या दो मध्यकालों, हीट पीरियड, दिस इज द इंटरवल बिटवीन टू हीट पीरियड्स, राइट है, दिस इज स्ट्रेस साइकिल, या यू कह दो इंटरवल बिटवीन टू स्ट्रेस पीरियड, ऐसे भी कह सकते हो। साइकिल क्या हो गई इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, इंटरवल बिटवीन टू स्ट्रेस पीरियड ऑब्लिक हीट पीरियड। भाई इसको मारवाड़ी में ना हीट पीरियड को, स्ट्रेस पीरियड को, इनको ना पाली में आना, मद में आना ऐसे बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, जैसे एनिमल मान लो आज मद में आया है ना, आज वो पाली में आया, मद में आया, स्ट्रेस पीरियड उसने दिखाया, तो अगली बार कब आएगा, 20 दिन बाद में, महीने भर बाद में, कोई 15 दिन बाद में। तो वो जो गैप है ना, दैट इज स्ट्रेस साइकिल, उसको क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रेस साइकिल। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, दिस इज स्ट्रेस पीरियड, या फिर हिंदी में कहते हैं मध्यकाल या पाली में आना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रेस पीरियड। स्ट्रेस पीरियड का मतलब वो ये फीमेल वाला है ना, फीमेल जो होती है उसके द्वारा ये शो किया जाता है। तो ये मादा पशु नर के साथ संभोग करने का जो इच्छुक होता है, मतलब ए फीमेल एनिमल वांट टू कोपुलेट विथ मेल, दैट टाइम इज स्ट्रेस पीरियड।
तो मादा पशु नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होने वाला टाइम है ये। होने का समय बताइए। मतलब जो भी दिन होगा 21 दिन 20 दिन सब में अलग अलग टाइम होता है ना, वो बता देंगे, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे बेटा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो व्हाट इज द स्ट्रेस साइकिल? ए फीमेल वांट्स टू कोपुलेट विद मेल, ए फीमेल एनिमल वांट्स टू कोपुलेट विद मेल एनिमल, तो वो वाला टाइम है, उसको बोलते हैं पाली में आना या फिर मध में आना, इन इंग्लिश स्ट्रेस साइकिल। और दो स्ट्रेस साइकिल के बीच का गैप हो जाता है सॉरी स्ट्रेस पीरियड, और दो स्ट्रेस पीरियड का गैप क्या बताया मैंने? स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल, राइट है। चलिए बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी आ गई है गेस्ट्रेशन पीरियड। ये गेस्ट्रेशन नहीं होता ना भाई, गेस्टेशन होता है। एक्सक्यूज मी, आप हमें गलत सिखा रहे हैं, आर कभी नहीं आता इसके अंदर, ना 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 ना, आर कभी नहीं आता, कभी नहीं आया आर, आज तक ही नहीं आया, बचपन से ही नहीं आया, कभी आया ही नहीं आर, ठीक है। आर कभी नहीं आता, आर कभी नहीं आता, आर कभी नहीं आता। गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन, इसको कहते हैं गर्भकाल। गर्भकाल का मतलब है जिस दिन ब्रीडिंग हुई, मतलब जिस दिन पशु, मारवाड़ी हिंदी सेम चलती है इसमें, मारवाड़ी में भी मारे बोला है पशु को गैबिन होबो, तो गैबिन होने से लेके, राइट है, ब्रीडिंग से लेके, और जिस दिन प्रसव क्रिया होगी, जिस दिन बच्चे को जन्म दिया जाएगा, प्रसव क्रिया तक, काविंग तक, इसके बीच का समय दिस इज गर्भकाल। मतलब दिस इज द इंटरवल बिटवीन, टाइम पीरियड बिटवीन ब्रीडिंग, दैट इज हाँ भाई, दैट इज ब्रीडिंग ही हो गई, ब्रीडिंग काविंग है ना, और जिस दिन बच्चे को जन्म दिया, काविंग, इन दोनों के बीच का गैप, इंटरवल बिटवीन ब्रीडिंग एंड काविंग। इन इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए गैपिन होने से लेके जिस दिन बच्चा जन्म लेगा, प्रसव होगा, उस दिन के बीच का गैप कहलाएगा गर्भकाल। सबका अलग अलग होता है ना बाबा। गाय जो है ना 282 डेज में आती, सबको आता होगा, आगे लेंगे अपन। भैंस 310 में आती, 310 में आती है ना। ये ऊंट वगैरह जो होते हैं वो 300 आगे ले लेंगे, 395 392 85 के आसपास आते। भेड़ बकरी ये 145 150 दिन के आसपास लेंगे, डिटेल लेंगे, फिलहाल इतना बहुत है। दिस इज द टाइम बिटवीन हाँ ब्रीडिंग एंड काविंग, बच्चे को जन्म देने वाला टाइम और जिस दिन गैप नहीं हुए उनके बीच का टाइम है, दैट इज गेस्टेशन, नॉट ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज योर स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप, स्टीमिंग अप होता है भैया 6 सप्ताह पहले, ब्याने का जो टाइम होता है, जो काविंग का टाइम होता है, एक एस्टिमेट टाइम होता है। एग्जैक्टली ना हम बता नहीं सकते कितने दिन में पशु ब्याने वाला है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होता है कि भैया 310 के आसपास भैंस, 280-85 के आसपास गाय, भेड़ है तो 150, बकरी है तो 150, ऐसे है ना बेटा। तो ये स्टीमिंग अप क्या होता है, लगभग 1.5 महीने, ब्याने से 1.5 महीने पहले का टाइम होता है, यूं कह सकते हैं। या सॉरी, ब्याने से 1.5 महीने पहले जो खाना उसको स्पेशल खिलाते हैं उसको बोलते हैं, थोड़ी सॉरी बोलूंगा बेटा, डाउन कवर होता है 15 दिन पहले का टाइम। तो ये होता है ब्याने से, ब्याना क्या हो गया, काविंग से अनुमानित 6 सप्ताह पहले से, 6 सप्ताह पहले की विशेष खिलाई पिलाई, हाँ जी हाँ जी भाई, लगता है भैंस अब जो है ना वो ब्याने के टाइम आ गया, गाय है तो ब्याने का टाइम आ गया, तो उसको ना एक्स्ट्रा देते, ले खा, एक्स्ट्रा बांट खा, काकड़ा खा, खड़ खा,
तू तो खा, जो मर्जी आए खा। तो उसको 6 सप्ताह पहले, लगभग 1.5 महीने पहले ना दबा दबा के खिलाते हैं, खा, देखा जाएगा जो होगा सो, मैं तो और 2 रुपए और एक्स्ट्रा कमा लूंगा, लेकिन भैंस तू तो खा। तो जो 6 सप्ताह पहले, 1.5 महीना हो गया भाई, 6 सप्ताह क्या हो गया, लगभग 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 महीने पहले उसको ना एक्स्ट्रा खिलाना शुरू कर देते हैं, खा लक्ष्मी खावेली तो दूध देवेली, ठीक है। तो दिस इज द इंग्लिश मीडियम, दिस इज द स्पेशल फीडिंग, दिस इज द स्पेशल फीडिंग ऑफ एनी एनिमल बिफोर एस्टिमेटेड 6 वीक्स, बिफोर एस्टिमेटेड 6 वीक्स ऑफ काविंग, बिफोर 6 वीक, एस्टिमेटेड 6 वीक्स फ्रॉम काविंग। तो उसको ना स्पेशल खिलाते हैं, तो दैट इज स्टीमिंग अप। भाई याद करने का, इंग्लिश में बता दिया बेटा मैंने, दिस इज द स्पेशल फीडिंग ऑफ एनी एनिमल बिफोर 6 वीक्स ऑफ द काविंग, बिफोर 6 वीक्स ऑफ द काविंग, ठीक है बेटा, स्पेशल फीडिंग बिफोर 6 वीक्स ऑफ द काविंग, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, वी आर ऑन द पॉइंट नंबर 6, डाउन कवर, कवर डाउन, डाउन कवर, दिस इज डाउन कवर। ये ना बछड़ा जन्म देने के, काविंग के पहले का टाइम होता है, वो पहले वाली खिलाई पिलाई, 6 सप्ताह पहले की खिलाई, 6 सप्ताह पहले की खिलाई पिलाई स्टीमिंग अप, और 15 दिन पहले का टाइम रे बाबा, खिलाई नहीं इस बार, टाइम, ब्याने से 15 दिन पहले का जो समय होता है, अनुमानित टाइम होता है काविंग से पहले का, तो ब्याने के 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय, ये टाइम है रे बाबा, वो खाना था, ये टाइम है। तो ब्याने के ठीक जो है ना, सही है, 15 दिन पहले का जो एस्टिमेटेड टाइम है, भाई कहते नहीं घर वाले अब तो भैया थोड़ा दिन की बात और से 15 दिन में तो माँ के भैंस ब्याई आवली, तो ये मान लेना वो ताईजी ना, वो ताईजी जो है ना वो एकदम डाउन कवर की बात कर रही है, ठीक है बेटा, डाउन कवर की बात कर रही है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन बता दो जी, पशु को ज्यादा खिलाएंगे तो पशु दूध ज्यादा देगा या वसा ज्यादा आएगी? बेटा खिला क्या रही है उस पर डिपेंड है। अगर आपने उसको खली खिलाया, खली खली खड़ ऑयल कैक्स, तो डेफिनेटली इंक्रीज इन द फैट कंटेंट। अगर आपने उसको बिनोले खिलाए, बिनोले खिलाए, तो वो भैया केवल उसका दूध बढ़ेगा, फैट इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या, मैं पढ़ाऊंगा सारे पढ़ाऊंगा कि अलसी की खिलाओगे तो संतृप्त वसी अम्ल ज्यादा आएगा, है ना, बिनोले खिलाओगे असंतृप्त जो है ना ये ज्यादा आ जाएगा, ऐसे पूरा डिटेल बताऊंगा बेटा आगे, ठीक है। चलिए तो ब्याने के 15 दिन पहले का टाइम हो गया डाउन कवर। अब आ गया प्रसव। तो ये भैया एक भाई जी का क्वेश्चन भी था कि बच्चा जन्म देने की क्रिया क्या कहलाती है, वो यही है काविंग। ये हो गया वो वाली क्रिया जिसमें बच्चा गर्भाशय से बाहर आता है। तो मादा के गर्भाशय से, यूट्रस से, मादा के गर्भाशय से बच्चा बाहर आने की क्रिया process in which the cows comes from outside from the uterus, calving. What is the calving? This is the process of coming out of the cows from the uterus. बच्चा बाहर आने की क्रिया क्या कहलाएगी? काविंग, प्रसव। मारे हाँ मानव में इसको बोलते हैं, मारवाड़ी में मारे बोलते हैं जापा, जापे के लड्डू, है ना, जापा ऐसे एक्सेट्रा, है ना, बोलते हैं ना हमारे। हालांकि पशुओं के लिए नहीं हो, वो हमारे ना मदर्स के लिए, माँ के लिए, ठीक है बेटा। चलिए फिर से आगे बढ़ जाते हैं। टेक्निकल टर्म आ गया सुखाना। मनु पशु सुखा दो जे होता है ना स्पेशल, हाँ जापा बोलते हैं, स्पेशल लड्डू बनते हैं, स्पेशल व्यवस्थाएं की जाती है, रोटी में ना बहुत सारा घी डाला जाता है, दैट इज द टाइम ऑफ जापा, ठीक है बेटा। यहां पे उसको बोल रहे हैं काविंग। चलिए बेटा नेक्स्ट वाला आ गया ड्राइंग।
इसको ये है पशु का दूध निकालना बंद करना। दूध निकालना बंद कर देते हैं भाई। सुखाने का मतलब ये नहीं है कि आपने पशु को झड़काया और सीधा लगा के जो तनी नहीं रहती अपने तनी उसके ऊपर पशु को डाल दिया, पशु आराम से सूख रहा है। बोला क्या, बोला 2 घंटे हो गए सूखते हुए एनिमल को, हमने पकड़ा ऐसे और ऐसे ले जाके, जो तनी आती है ना घर पे तनी होती है जिसपे वो तार वार बांध के कपड़े सुखा रहे होते हैं, उस पर ले जाके भैंस को डाल दिया, है ना, टू लड़ा कर दिया उसको। ये सुखाना नहीं है, ऐसे नहीं सुखाते, टू लड़ा नहीं करते, 2 लड़ा नहीं करते उसको। ये है पशु का दूध निकालना बंद करना। पशु के ब्याने से 60 दिन पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 दिन पहले दूध निकालना बंद कर देते हैं। दिस इज ड्राई पीरियड। मतलब पकड़ के एनिमल को डाल दिया, बोला हम क्या कर रहे हैं, बोला सुखा रहे, सर ने कहा था 2 महीने पहले सुखाना है, मैंने देखा था, सर का वीडियो देखा था। हाँ, अब इसका भी तरीका होता है, ये भी एक्चुअली क्या होता है, जल्दी ऐसे डायरेक्ट बंद नहीं करते। आपको पता है एनिमल जो है ना कितने दिन पहले तक दूध दे सकता है। ब्याने के ना बहुत सारे ऐसे एनिमल आपके घर पे भी होंगे, आसपास में भी होंगे, कि वो ब्याने वाले उसके 15 दिन पहले तक भी दूध दे रहे होते हैं और घर वाले बड़े मजे से निकाल भी रहे होते हैं। उनको लग रहा है मजे आ रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, अभी ब्याएगा, उससे 15 दिन बच रहे हैं। ये दैट्स ए रॉन्ग, ये गलत है। अगर आप उसका 2 महीने पहले दूध निकालना बंद नहीं करोगे तो बेटा वो अगले ब्यात में दूध कम कर देगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसको भी बताऊं मैं, इसको कैसे समझाऊं इंग्लिश में। दिस इज द ड्राई पीरियड इन विच वी कांट मिल्किंग द एनिमल। इट इज द ड्राई पीरियड इन विच मिल्क इज एनिमल इज नॉट मिल्क्ड। दूध निकालने को मिल्किंग, मिल्क बोलते हैं बेटा। एनिमल इज नॉट मिल्क्ड, बस स्टॉपिंग ऑफ मिल्किंग बिफोर 60 days ऑफ काविंग। वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट इंग्लिश में। धीरे धीरे बंद करते हैं, ये एकदम सही जवाब है, धीरे धीरे बंद करते हैं। एकदम से अगर आपने, जैसे कल मान लो वो 5 लीटर दूध दे रहा है, 10 लीटर दूध दे रहा है, सर भाई अब तो 1.5 महीने रह गए, अब तो 2 महीने रह गए, सर ने कहा था, एकदम से अगर आपने दूध बंद कर दिया तो भी दूध उत्पादन उसका कम हो जाएगा। एकदम से बंद नहीं करना, मतलब ऐसे करना है जैसे कभी 3-4 दिन में 1 दिन नहीं निकाला, फिर ना 1-2 दिन छोड़ के फिर एक टाइम नहीं निकाला, धीरे धीरे करते हैं बेटा। फिर जैसे कभी 2 दिन में 1 दिन नहीं निकाला, फिर सुबह नहीं निकाला, शाम को निकाल लिया। ऐसे करते 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 फिर धीरे धीरे उसका बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। कभी भी एकदम से दूध निकालना बंद नहीं करना चाहिए, 60 दिन पहले बंद करना चाहिए। और 60 दिन पहले दूध निकालना बंद करोगे तो ही अगले ब्यात में दूध उत्पादन अच्छा होगा। आप चाहो कि नहीं मुझे तो दूध अभी भी मिलता रहे, अगले ब्यात में भी मिलता रहे, अगले ब्यात में ठेंगा मिलेगा, फिर वो आधी बाल्टी आएगी, जो 2-2 बाल्टियां दे रही थी ना उसमें आधी आएगी। इसलिए 60 दिन पहले पशु को सुखाई देना चाहिए, बिना तनी पर डाले। अब आ गया है नंबर 9। धीरे धीरे करते हैं, हाँ ठेंगा देगा नहीं वो। लैक्टेशन पीरियड। भैया जिस दिन काविंग हुई ना, जिस दिन प्रसव हुआ, जिस दिन बच्चा हुआ, प्रसव से लेके और जिस दिन तक दूध दिया उसने, है ना भाई, दूध बंद करना, तो दूध निकालना बंद करना, इन दोनों के बीच का गैप है, दैट इज लैक्टेशन। कितने दिन उसने दूध दिया, दैट इज लैक्टेशन पीरियड। तो इन दोनों के बीच का जो समय वही कहलाता है लैक्टेशन पीरियड। राइट है भाई। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ मतलब उसने दूध देना शुरू किया, भाई दुग्ध काल है ना ये, तो सीधा ये दुग्ध का काल है, मतलब जितने दिन उसने दूध, काल बोले तो टाइम, जितने दिन दूध दिया उतने दिन का टाइम है ये। राइट है मानस बोलो। अब आ गया इंटर काविंग पीरियड, नहीं है इंटर काविंग पीरियड। मुझे लग रहा है इसके वर्ड से ही आपको ये अपनी कहानी खुद कह रहा है कि मैं क्या हूं। ये है इंटर। इंटर बोले तो बीच का, इंटर बोले तो बाबा बीच का, तो इंटर बोले तो बीच का, काविंग बोले तो
क्या हो गया? काविंग बोले तो काविंग, काविंग बच्चे को जन्म देना, तो ये हो गया बच्चे को जन्म देना जिसको आप प्रसव कह रहे हैं। इन दोनों के बीच का टाइम हो गया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो, हाँ ना 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 ना, टाइम बिटवीन काविंग टू ड्राइंग, हाँ वो तो वो हो गया बेटा लैक्टेशन पीरियड, वो लैक्टेशन पीरियड हो गया। ये है दो प्रसव के बीच का टाइम, तो सिंपली बोले तो इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू काविंग्स। फॉर इंग्लिश मीडियम इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू काविंग्स। और हिंदी वाले बच्चों के लिए सीधी तो परिभाषा है, दो ब्यात के बीच की अवधि। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू काविंग्स इज कॉल्ड इंटर काविंग पीरियड। तो यहां पर हम टर्मिनोलॉजी भी खत्म करने में कामयाब हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे भैया, बहुत टेक्निकल टॉपिक लेंगे, और वो रहेगा मध्यकाल की पहचान कैसे करेंगे, कौन कौन से जनन अंग होते हैं, कैसे दूध बनता है, और कौन से जनन अंग का वजन कितना होता है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में हम लोग ना प्रजनन की पद्धतियों पे आएंगे, तो धीरे 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 सबको निपटाएंगे। मिलते हैं, कल तो संडे है, परसों सुबह 7 बजे सॉइल साइंस के साथ मिलते हैं। एक तो जो बच्चे ना कंटिन्यूअस क्लास ले रहे हैं उनको बता दूं कि भैया ग्रोथ हार्मोन की क्लास लग रही है 6 बजे, आज से ही चालू किए। एक बार उस क्लास को देख लेना बेटा, उस क्लास को देख लेना। कल संडे है, कल बाकी जो क्लासें बीच में रही उनको देख लेना, साथ साथ चलते रहना, अदरवाइज ये टाइम निकल जाएगा और आपके पास रहेगा दिस वन ठेंगा। इसलिए ठेंगा नहीं रहे, जीवन में अच्छा कर जाए। कंटिन्यूटी इन द क्लास, प्रॉपर टाइम ऑफ द क्लास, थोड़ा सा खुशियों का त्याग, फेसबुक से दूरी, व्हाट्सएप से दूरी, इन सब से दूरी ही आपको ले जाएगी आपकी मंजिल के पास। इधर की दूरी, इधर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।